बच्चों, ज्ञान गोदावरी संस्थान में आपका स्वागत है। इसके पहले टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और व्याकरण के व्यापक रूप पर चर्चा हुई थी। आज हम आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास और उसके नामकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जैसे जीवन एक बहती हुई धारा है, ठीक है, वैसे ही साहित्य भी एक लगातार निरंतर सतत गतिशील एक प्रवाह है। फिर भी जिस तरह से जीवन को हम बांटते हैं, समय को हम बांटते हैं और पूरे व्यक्तित्व को जानने के लिए हम नामकरण करते हैं, ठीक वैसे ही अध्ययन की सुविधा के लिए, समुचित विमर्श और विचार के लिए साहित्य के इतिहास में भी विभाजन और नामकरण किया गया है। सबसे पहले नामकरण क्यों? आपका उत्तर होना चाहिए अध्ययन की सुविधा। मैंने कहा कि सबसे पहला प्रश्न एग्जाम मानो आ सकता है कि नामकरण क्यों? ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आप सीधे कह सकते हैं कि अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की सुविधा, ठीक। अब अगला प्रश्न पैदा होता है कि पूरे के पूरे साहित्य के इतिहास में नामकरण का सर्वाधिक विवाद किस काल में हुआ है? आपका उत्तर होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण को लेकर के और काल विभाजन को लेकर के सर्वाधिक जो विवाद रहा है, सर्वाधिक जो मतभेद रहे हैं, वो आदिकाल, जिसे कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास का एकदम प्रारंभिक चरण कह सकते हैं। तो सर्वाधिक विवाद आदिकाल में रहा है और फिर उसके बाद यदि कहीं विवाद रहा है तो रीतकाल में। अब हम सबसे पहला प्रश्न आपसे करेंगे कि आदिकाल में विवाद क्यों? नामकरण को लेकर के, काल विभाजन को लेकर के। इसका उत्तर होगा कि भाषा और संवेदना दोनों दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास का यह जो पहला चरण है, मैंने कहा हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास का जो ये पहला चरण है, भाषा और संवेदना दोनों दृष्टियों से अपने कह सकते हैं कि प्रारंभिक चरण में है और बिखराव है। इसमें भाषा का भी कोई एक मानक नहीं है यहाँ पे, और संवेदना के भी कई स्तर हैं। इस काल में वीर गाथात्मक रचनाएं भी हुई, वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं भी हुई। इस काल में धार्मिक साहित्य भी रचे गए। इस काल में विद्यापति के श्रृंगारिक पद भी आपको मिल जाएंगे। इस काल में अमीर खुसरो की पहेलियां भी आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से विभिन्न रंग हैं इस काल में। यही कारण है कि संवेदना की दृष्टि से भी और भाषा की दृष्टि से भी इस काल को बिखराव का काल कहा जाता है। मैंने कहा आपसे, आपकी परीक्षा में अगर ये सवाल पूछा जाता है कि
किस काल को बिखराव का काल कहा जाता है? आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण, जिसे आप सामान्यतः आदिकाल के नाम से जानते हैं, वह सर्वाधिक बिखराव का काल है। भाषा की दृष्टि से भी यहाँ अपभ्रंश भी मिल जाएगा, औहट्य भी मिलेगा आपको, ब्रज भाषा और अवधि के प्रारंभिक नमूने भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आप खड़ी बोली का भी प्रारंभिक चरण देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से भाषा के भी कई रंग हैं यहाँ, और संवेदना के भी कई रंग हैं यहाँ। यही कारण है कि नामकरण को लेकर के सर्वाधिक विवाद इस काल में रहा है। तमाम विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इस काल का नामकरण किया है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन का जो शैशव काल होता है, वह नामकरण की दृष्टि से बड़ा विवादास्पद होता है। जो मिलता है, जो देखता है, अपनी अपनी दृष्टि से एक बच्चे का नामकरण कर देता है। ठीक वैसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास का ये जो आदिकाल है, प्रारंभिक चरण है, ये भी मानकर चलिए कि एक शैशव काल में है। अपने भाषा भी अपना मानक रूप ग्रहण करने के लिए बिल्कुल आतुर है। संवेदना भी एक रंग धारण करने के लिए व्याकुल है। यही कारण है कि यहाँ सर्वाधिक विद्वानों ने सर्वाधिक नामकरण किए हैं। हम इस पे जाएंगे और एक एक विद्वान के नामकरण आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहला सवाल ये पैदा होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के इस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दो विद्वानों में एक कह सकते हैं कि आपसी मतभेद रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कि हिंदी साहित्य के इतिहास को या हिंदी साहित्य के इतिहास की एक आधारशिला रखी, व्यवस्थित रूप देने में सबसे पहला और बड़ा योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल का नामकरण अपनी दृष्टि से सुझाव देते हैं कि इसका नामकरण वीर गाथा काल कर दिया जाए। मैंने कहा कि आचार्य शुक्ल सुझाव देते हैं कि इसका नामकरण वीर गाथा काल कर दिया जाए। ठीक, अब इस सुझाव के पीछे उनका अपना तर्क क्या था, इसको भी आप जान लें। इस सुझाव के पीछे आचार्य शुक्ल का तर्क सबसे पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था। एक बात का ध्यान रखिए कि शुक्ल जी ने ऐतिहासिक परिस्थितियों को कहीं भी अपने नामकरण में ऐतिहासिक परिस्थितियों को उन्होंने विशेष योगदान दिया है। मैंने कहा ऐतिहासिक परिस्थितियों का योगदान उन्होंने विशेष रूप से माना है और सबसे पहले वे इन्हीं परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। अपभ्रंश में रचे गए तमाम ग्रंथों को आधार बनाते हैं और वे पाते हैं कि इस काल की इन तमाम रचनाओं में वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं की गईं। पहला तर्क तो आचार्य का यह था कि इस काल की रचनाओं में वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं ज्यादा हुई। दूसरी चीज उनका तर्क यह भी था कि जिन परिस्थितियों में इस काल का साहित्य रचा गया वे परिस्थितियां युद्धों से घिरी हुई थी। यानी हमारे देश के छोटे छोटे हिंदू राजा अपने क्षुद्र अहम की तुष्टि के लिए आपस में लड़ा करते थे, या तो भूमि अर्जन या तो कन्या का अपहरण। कोई बड़ा मुद्दा नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कारण नहीं था,
लेकिन फिर भी इस काल का इतिहास अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ के हिंदू राजा छोटे छोटे कारणों से, छोटी छोटी बातों में आपस में युद्ध कर रहे थे। ठीक यही समय था जब तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है। यानी या तो वे आपस में लड़ रहे थे या बाहरी आक्रमणकारी का सामना कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के शुक्ल जी ने इस काल के अपभ्रंश में रचित ग्रंथों को देखा उन्होंने, और इस काल की परिस्थितियों को देखा उन्होंने, और सुझाव दे दिया उन्होंने कि इस काल का नाम वीर गाथा काल कर दिया जाए। यही कारण है कि जब हम आदिकाल की प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल के अनुसार सबसे पहले वीर गाथात्मक प्रवृत्ति आती है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि आदिकाल की पहली प्रवृत्ति वीर गाथात्मकता है, यह किस आलोचक की दृष्टि से है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिएगा, पहले की वीडियोज में हमने बताए हैं आपको कि सवाल दो प्रकार के आते हैं। फैक्चुअल सवाल भी आएंगे और अब आने वाली परीक्षाओं में चिंतन परक विचारात्मक सवाल बढ़ेंगे। आयोग की वर्कशॉप बराबर इस दिशा में काम कर रही है, इसलिए ऐसे सवालों को भी आप देखें जो कि सिर्फ रटने से नहीं, समझने से आपके दिमाग में आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आचार्य शुक्ल पहली प्रवृत्ति या आचार्य शुक्ल के अनुसार पहली प्रवृत्ति वीर गाथात्मक रचनाएं हैं या वीर गाथात्मकता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? और अगर प्रश्न के रूप में यह आता है कि किसके अनुसार वीर गाथात्मकता पहली प्रवृत्ति है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब जहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास को ज्यादा महत्व देते हैं, पहला महत्व देते हैं, वहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी धार्मिकता को विशेष महत्व देते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार वो कहते हैं कि इस काल में रचे गए फुटकल दोहे और फुटकल जो चौपाइयां हैं, इनको धार्मिक रचनाएं नहीं कहा जा सकता। ये कह के आचार्य शुक्ल ने खारिज कर दिया था। इस काल की धार्मिक रचनाओं को फुटकल दोहे चौपाई कह करके इस आलोचना ने खारिज किया। वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे कहते हैं कि धार्मिकता कोई प्रवृत्ति नहीं है। वो कहते हैं कि इसे साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। ये कह करके उन्होंने खारिज कर दिया। आचार्य द्विवेदी जब आते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हम इस काल की धार्मिक रचनाओं को फुटकल रचनाएं कह करके खारिज कर देंगे तो भक्तिकाल का जो उद्भव है हम कहां से बताएंगे? क्या हम ये बताएंगे कि भक्तिकाल की जो गंगा हैं वो मैदान से निकली हैं? उसका स्रोत कहां बताएंगे? पहला तर्क आचार्य द्विवेदी का। मैंने ध्यान से सुनिएगा कि अगर सवाल आता है किस आलोचक ने धार्मिकता को साहित्य में शामिल करने की बात उठाई, किस आलोचक ने यह कहा कि अगर हम इसे फुटकल दोहे कह करके खारिज कर देंगे तो हम उद्भव भक्तिकाल का कहां से बताएंगे? अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो मानकर चलिए, लिखिएगा आचार्य द्विवेदी आचार्य द्विवेदी का पूरा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा,
जहां पर आचार्य शुक्ल इतिहास को ज्यादा महत्व देते हैं, वहीं पर आचार्य द्विवेदी संस्कृति को ज्यादा महत्व देते हैं। और यही कारण है कि धार्मिकता को उन्होंने महत्व दिया और उनके अनुसार, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, पहली प्रवृत्ति उन्होंने धार्मिकता माना। आचार्य शुक्ल जहां वीरगाथात्मकता मानते हैं, वहीं पर आचार्य द्विवेदी क्या मानते हैं? धार्मिकता। एक सवाल और, श्रृंगारिकता को या श्रृंगार रस को सर्व समावेशित रस मानकर अलग से महत्व न देने की बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिल्कुल ठीक से नोट करिएगा, श्रृंगारिकता को सर्व समावेशित, सर्व समावेशित, सर्व समावेशित का मतलब ये होता है कि ये तो हर जगह मिल जाएगा। तो आचार्य शुक्ल ने सर्व समावेशित कहकर इसे खारिज किया, यानी वो वीर रस के ही फेवर में खड़े रहे। लेकिन आचार्य द्विवेदी जब आए तो उन्होंने कहा कि यूं तो आदिकाल नाम से आदिमता का बोध होता है, लेकिन फिर भी इस नामकरण के करने से इस काल की जितनी बिखरी हुई प्रवृत्तियां हैं, सारी प्रवृत्तियां इस काल में इस नामकरण के अंतर्गत आ जाती हैं। भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम आचार्य शुक्ल की बात को मान लें और इसका नामकरण वीर गाथा काल कर दें, तो इस काल की और रचनाएं कहां जाएंगी? फिर उनको बाहर करना पड़ेगा। यही बात द्विवेदी जी ने कही कि यूं तो आदिकाल से आदिमता का बोध होता है, लेकिन आदिकाल नामकरण से इस काल की सारी रचनाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए सामान्यतः आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक चरण को आदिकाल नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि सामान्यतः मान्य प्रवृत्ति के अनुरूप जहां सब एक मत होते हैं आचार्य द्विवेदी के साथ, वो नामकरण है आदिकाल। आपसे अगर कोई पूछे कि सर्वमान्य नामकरण कौन सा है, तो आप कह सकते हैं आदिकाल। अब इसके बाद इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था नामकरण के 3 आधार, शायद आपको याद हो। कौन से 3 आधार हैं? नंबर 1 काल, नंबर 2 प्रवृत्ति, नंबर 3 व्यक्तित्व। ठीक है, अगर काल की दृष्टि से देखें तो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व मध्यकाल, मैंने कहा कि मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके, मैंने कहा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल।
ध्यान रहे भक्ति काल और रीति काल जो नामकरण है वो प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया गया। मैंने अभी अभी बताया था आपको, काल, प्रवृत्ति और व्यक्तित्व। भाई आदिकाल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो धार्मिक रचनाएं बहुत ज़्यादा हुई। कबीर आए, जायसी आए, तुलसी आए, सूरदास आए, परिस्थितियां भी बदली और उन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप भक्ति काल नाम प्रवृत्ति के आधार पर सर्वमान्य हुआ। रीतिकाल जो नामकरण है यह भी एक प्रवृत्ति के आधार पर ही है, यानी काव्य रचना का रीति निर्धारण इसी काल में हुआ। कविता के लिए रीति काल में, यानी कवि कर्म, सीधे सीधे कवि कर्म अगर कहीं प्रधान रहा तो रीति काल में। भक्ति काल में तो कहा जाता है कविता जीवन के लिए। हाँ, कविता जीवन के लिए, और जीवन की बात करते करते कविता बन गई, ये अलग बात है। तो मेरे कहने का मतलब कि प्रवृत्ति के आधार पर पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीति काल। और आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान रखिएगा, मैंने 3 आधार बताए हैं, काल, प्रवृत्ति और व्यक्तित्व। जब आप आधुनिक काल में पहुंचते हैं, मैंने आपसे कहा कि जब आप आधुनिक काल में पहुंचते हैं तो आधुनिक काल का जो प्रथम उत्थान जिसे कह सकते हैं, इसको भारतेंदु काल कहा गया। वैसे अगर आपसे कोई इम्तिहान में सवाल करता है परीक्षा में कि आधुनिक काल में वो कौन सा काल है जिसको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रवेश द्वार कहा जाता है, निश्चित रूप से आपको जवाब देना चाहिए कि वो प्रवेश द्वार यही है, भारतेंदु काल। यानी इसको प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है कि इस काल में गद्य से हमारा सीधा परिचय होता है। पहली बार कथा कहानी के रूप में सामने आनी शुरू हुई, समस्या पर उपन्यास लिखे गए, नाटक लिखे गए बहुत सारे। तो इस तरीके से कहा जाता है कि गद्य अपने सार्थक रूप में पहला परिचय यही देता है। कविता तो पहले से चली ही आ रही थी, लेकिन गद्य का जो कह सकते हैं कि प्रथम परिचय हमारा होता है वो इस काल में होता है। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास का इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। दूसरी चीज, भारतेंदु जी सबसे प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में यहां उभर कर आते हैं। जितने नाटक, बहुत कम उम्र में भारतेंदु जी की मृत्यु हुई थी, बहुत ही कम उम्र में। तो इतनी कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई और इतने सारी रचनाएं उन्होंने इतनी उम्र में कर डाली। ढेर सारे नाटक लिखे, कुछ निबंध भी लिखे उन्होंने, कहानियां, कथाएं, तमाम विधाओं पर उन्होंने अपना काम किया। यही कारण है कि उनकी प्रभावशीलता को देखते हुए इस काल का नामकरण भारतेंदु काल कहा गया। अब एक और व्यक्तित्व इसके बाद आता है, जिसको द्विवेदी काल भी कहा जाता है। द्विवेदी जी का पूरा नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी।
इसे ही आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उतने बड़े साहित्यकार नहीं थे जितने बड़े कि कवि थे, उतने बड़े कवि नहीं थे जितने बड़े कि आचार्य थे। वो आचार्य के नाम से उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। पहला बड़ा काम उन्होंने किया कि पहले से जो ब्रजभाषा चली आ रही थी अपने माधुर्य को लिए हुए, सबसे पहले उन्होंने खड़ी बोली और ब्रजभाषा कि इस द्वंद्व को समाप्त करने की बात कही। 1903 में जब वो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तो उन्होंने गद्य को विशेष, गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली को विशेष महत्व देने की बात कही। हे कविते शीर्षक निबंध के माध्यम से उन्होंने कहा कि गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग होना चाहिए। तो खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत भी आचार्य द्विवेदी ने ही बनाया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आचार्य द्विवेदी एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में सामने आए। मैंने दो बातें कही अभी आपसे कि खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का काम किया उन्होंने और परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने का काम किया उन्होंने। एक बात और याद रखिएगा, यही कारण है कि द्विवेदी काल को एक नाम और दिया जाता है, जागरण सुधार काल। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण या जागरण काल कहा जाता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जाने जाने वाले द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। सुधार शब्द का मतलब यही हुआ कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली के द्वंद्व को उन्होंने समाप्त किया और आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाया उन्होंने सरस्वती पत्रिका में इस बात को खुलकर कहा और अतीत के तमाम प्रश्न उन्होंने उठाए। उन्होंने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक के माध्यम से, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक के माध्यम से अपनी पत्रिका में उन्होंने साफ प्रश्न उठाया कि भाई गोस्वामी जी, एक वर्ष के वियोग को, सीता और राम के बीच एक वर्ष का जो वियोग हुआ था, उनका एक वर्ष के वियोग को बहुत ज्यादा जगह उन्होंने दे दी, लेकिन उर्मिला वह उर्मिला जो 14 वर्ष लक्ष्मण से अलग रही, उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये अलग बात है कि गोस्वामी जी भक्त कवि थे और अपने आराध्य को उन्होंने विशेष महत्व दिया, लेकिन आचार्य द्विवेदी के द्वारा उठाया जाने वाला ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न आधुनिकता का ही प्रश्न था। ये प्रश्न आधुनिक भारत कर रहा था कि उर्मिला को जगह क्यों नहीं दी गई। इसी शीर्षक लेख से प्रभावित होकर के मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी एक रचना की, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो, शायद आपको याद हो, वो है साकेत। जिसका नाम पहले उर्मिला ही था, बाद में इसका नाम साकेत, मैथिली शरण गुप्त। अगर आपसे कोई सवाल करे कि
साकेत की रचना गुप्त जी ने किस प्रभाव में की, तो आपको कहना चाहिए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए शीर्षक कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रभावित होकर के उन्होंने ये रचना की। साकेत में उन्होंने उर्मिला को एक आधुनिक नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया और एक प्रश्न और उन्होंने उठाया। अगर आपसे कोई पूछता है कि दूसरा महत्वपूर्ण कौन सा काम किया गुप्त जी ने, कैकेयी को उन्होंने लांछन मुक्त करने का प्रयास किया। आपसे कोई पूछे कि परंपरा की लांछित कैकेयी को लांछन से मुक्त करने का काम किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रामचरितमानस में कैकेयी का जो व्यक्तित्व है इस तरीके से उभर कर सामने आया कि क्या आपको लगता है कि आजकल कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रख सकता है? कौशल्या रख देंगे, सुमित्रा रख देंगे। क्या इतना साहस किसी में है जो कैकेयी नाम रख दे? क्यों? वीरांगना थी, कैकेयी देश की राजकुमारी थी, दशरथ के साथ देवासुर संग्राम में गई थी, सुंदरी थी, तो ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई? खैर, ये अलग प्रश्न है, विवाद का, हमारी रूढ़िवादिता कहें या परंपरा का मोह कहें, लेकिन इस प्रश्न को गुप्त जी ने उठाया और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि गलती करना बुरा नहीं होता, गलती न मानना बुरा होता है। आगे जब हम बढ़ते हैं इसी तरीके से छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अगले वीडियो में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों को समझ कर आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।